कुछ दिन पहले अर्थात दिनांक 8 नवंबर को केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए खास तौर से 500 व 1000 रुपये के नोट पर जो पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है, तो उसका मैं विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने जो ये फैसला बिना तैयारी के अधकच्चा व अपरिपक्व तरीके से लिया है, जिससे अब पूरे देश के खासकर गरीबों, मेहनतकश लोगों एवं मध्यम वर्गीय लोगों के सामने जो अनेकों विकट समस्याएं पैदा हो गई हैं, तो उनके हितों में कुछ ज़रूरी बातों की तरफ केंद्र सरकार का व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ी हुई हूँ। हालांकि प्रधानमंत्री जी इधर हाउस में मौजूद रहते तो अच्छा रहता, लेकिन उनके साथी इधर मौजूद हैं, वो मेरी बात उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। हालांकि इस बारे में मुझसे बोलने से पूर्व कुछ दलों के माननीय नेताओं ने, खास तौर से विपक्ष के ओर से जो माननीय नेतागण हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। और संसद के बाहर भी पार्लियामेंट का सत्र तो आज शुरू हुआ है, लेकिन ये सत्र शुरू होने से पहले और आज भी संसद के बाहर भी प्रेस वार्ता व प्रेस नोट के जरिए मैंने काफ़ी कुछ इस संबंध में अपनी बात रखी है और अपनी बात मैंने देशवासियों तक पहुंचाई है। उन्हें मैं फिर से यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में इस संबंध में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि केंद्र की सरकार ने बड़े नोटों पर बिना तैयारी के जो पाबंदी लगा दी है, तो उससे अब पूरे देश में ऐसा महसूस हो रहा है, देश की आम जनता में, जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई हो। ये मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ। आप देश के कोने कोने में आप चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, शहर में चले जाएं, देहात में चले जाएं, तो 9 तारीख से 8 को ये डिसीजन हुआ, 9 नवंबर से पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे आर्थिक इमरजेंसी पैदा हो गई हो। एक प्रकार से भारत बंदी का माहौल पैदा हो गया है, लग गया कि जैसे भारत बंद हो गया हो। हालात काफ़ी भयंकर हो गए और इससे अब तक काफ़ी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। वो सदमे की वजह से नहीं, मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि आपने ये फैसला लिया बड़े नोटों की पाबंदी पर, तो उसके सदमे से नहीं, लेकिन आपने पाबंदी तो लगा दी बड़े नोटों पर, और जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनके सामने जो दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। खास तौर से जो गरीब लोग हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन वो बीमारी की हालत में जब वो सरकारी हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए गए, तो वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर पर्ची पर लिख कर दे दिया कि आप मेडिकल स्टोर से ये दवा ले लो। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये बड़े नोट नहीं चलेंगे, छोटे नोट लेकर आओ। कितना बुरा हाल हुआ है। और
जो मेडिकल स्टोर है उन्होंने तो देखा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, या तो उनको पहले ही सजग कर दिया गया था। तो जब लोग उधर दवा लेने के लिए गए, खासतौर से गरीब लोग, उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर के शटर डाल दिए। और जब वो पैसे लेकर गए भी, उन्होंने कहा कि भाई आप ये 500 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, एक 100 रुपये की दवा है, 100 रुपये की दवा उन्होंने बोला कि आपको दवा चाहिए तो 500 रुपये दे दो। तो 100 रुपये की दवा के बदले में उनसे 500 रुपये ले लिए। और यदि इतना ही नहीं, ये तो मैं बीमार लोगों के बारे में बता रही हूँ, यदि वो रोज़मर्रा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो जब वो उसको लेने के लिए गए, जिस पर सरकार ने कुछ थोड़े दिन के लिए छूट दी थी, तो जब वो सामान लेने के लिए गए तो उनको ये कहा कि भाई आप ये 500 रुपये है, 200 रुपये का सामान है 500 दे दो, 600 रुपये का सामान है 1000 दे दो। तो जो गरीब लोग हैं और ख़ास तौर से जो मेहनत कश लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, तो उनको अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं तो उनको पूरा करने में उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, अभी भी करना पड़ा है। बहुत बुरा हाल है। और ख़ास तौर से जो किसान लोग हैं, तो इस समय वो जो अपनी खेतों में बुआई करना चाहते हैं, बीज खरीदने के लिए, खाद के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसी प्रकार उनके बच्चों की 10 प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की फीस का है, बच्चे बड़े गए उनकी शादी का, उनके पास पैसा नहीं है। और जब गरीब लोग, मेहनत कश लोग, मध्यम वर्गीय लोग, जब वो लोग एटीएम या बैंकों आदि में पैसा लेने के लिए गए, तो शुरू के 2 दिन तो ये मालूम पड़ा कि एटीएम खराब पड़े हुए हैं, उसमें पैसा नहीं है, बैंकों में पैसा नहीं है। सुबह से लेके शाम तक, रात को 12 बजे से लोगों ने लाइन लगा दी, इतना बुरा हाल रहा है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। काफ़ी बुरी हालत रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये फैसला लेने के बाद जापान से वापस आने, जापान में भी गए, तो उन्होंने ऐसा कहा इंडिया के बारे में, जो वो फैसला लेकर गए, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी तीर मार दिया। गरीब और मजलूमों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो, मेहनत कश लोगों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वहाँ पर कही। लेकिन जब वो इंडिया वापस आए और आने के बाद जब वो 2-3 जगह गए, उन्होंने क्या क्या कहा मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन ख़ास तौर से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर गाजीपुर की रैली में, जो अपने आप को वो कहते थे कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, तो उस रैली के अंदर जो भीड़ लाई गई थी या जिस तरीके का माहौल देखने के लिए मिला, वो टोटल करप्शन से भरा हुआ था। तो मैंने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कि दूसरों को सलाह देने से पहले अपने गिरेबान में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर जरूर देखना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, उन्होंने जगह गोवा में भी कहा और ये गाजीपुर में भी कहा, जगह जगह जहाँ पर भी वो गए उन्होंने कहा ये मैंने कोई यकायक फैसला नहीं लिया, एकदम ये फैसला नहीं लिया है। मैं ये फैसला लेने से पहले 10 महीने की मैं सीक्रेट मेरी तैयारी थी, मेरी गुप्त तरीके से तैयारी चल रही थी पिछले 10 महीने से। लेकिन मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहती हूँ और आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 10 माह का 10 महीने का समय बहुत होता है। यदि आप बड़े नोटों पर पाबंदी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे करप्शन रुक जाएगा, तो हम कोई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन पाबंदी लगाने से पहले जो आपने कहा हमने 10 महीने की तैयारी की थी, तो 10 महीने की तैयारी बहुत होती है। और यदि इन्होंने सही मायने में ये तैयारी की होती और बड़े नोटों की पर पाबंदी लगाकर इन्होंने करप्शन के मामले में ये गंभीर होते, तो 10 महीने के अंदर ये पूरी तैयारी कर सकते थे। और उसके बाद जब ये कहते कि हमने 10 महीने के बाद फैसला लिया है, तो आज हमें पूरे देश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ नज़र आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, मैं समझती हूँ कि ये हमें अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए नहीं मिलता। त्राही त्राही ये मची जो हुई है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती।
लेकिन आम चर्चा तो ये है 10 महीने के अंदर, 10 महीने का समय बहुत होता है, लेकिन 10 महीने में क्या इनको पूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन इस ओर ध्यान देने की बजाय तो 10 महीने के बारे में आम चर्चा वास्तव में माननीय उपसभापति जी ये है, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहती हूँ कि 10 महीने में जो इन्होंने कहा, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम बड़े नोटों पर पाबंदी लगाकर करप्शन को रोकेंगे और आतंकवादियों की जो ताकत है उसको भी कमज़ोर करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि 10 महीने का समय ये बहुत होता है। इन्होंने 10 महीने में तो ना तो ये बड़े नोट जब बंद करेंगे उसके बाद जो किस्म किस्म की दिक्कतें पैदा होंगी, समस्याएं पैदा होंगी, उससे हमें कैसे निपटना होगा, गरीब लोगों को कैसे राहत देनी होगी, मेहनत कश लोगों को हमें कैसे राहत देनी होगी, मध्यम वर्गीय लोगों को हमें कैसे राहत देनी होगी, इस तरफ एक्सरसाइज करने की बजाय, तैयारी करने की बजाय तो 10 महीने के अंदर वास्तव में आम चर्चा हमें ये सुनने के लिए मिल रही है कि इस 10 महीने की अवधि के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवल अपनी पार्टी बीजेपी और अपने खास लोगों को और कुछ चाहते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के जो लोग हैं उनके बड़े बड़े नोटों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने 10 महीने का समय लगाया। सही बात तो ये है, इन्होंने 10 महीने में यदि सही मायने में इन्होंने ईमानदारी निष्ठा से जो आप फैसला लिया है इसकी तैयारी की होती 10 महीने के अंदर, तो 10 महीने में जो आज प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये नहीं होती, बल्कि 10 महीनों के अंदर इस ओर ध्यान देने की बजाय इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दिया, अपनी पार्टी में और अपने खास लोगों को और खास तौर से जो उनके कुछ चहेते मुट्ठी भर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, उनका जो काला धन है, जो उनके बड़े बड़े नोट हैं, उनको ठिकाने लगाने की तरफ केंद्र की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है। और इनके बड़े बड़े नोटों को ठिकाने में ये लोग 10 महीने लगे रहे हैं और अब जो मजे उड़ा रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। उनके पास बड़े बड़े नोट भी हैं, मान लीजिए वो कुछ नहीं ठिकाने लगा पाए तो उनके लिए उन्होंने जो सुनार लोग हैं उनका प्रबंध कर दिया, जो सुनार लोग हैं उनका प्रबंध कर दिया है, सुनारों को उन्होंने अपना पैसा दे दिया, काला धन जो है। और दूसरा, और इतना ही नहीं, वो जो बड़े बड़े नोट थे तो कमीशन खोरी भी बड़े पैमाने पर इस दौरान में शुरू हुई है। और इसका ही नहीं, मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और खास तौर से सरकार के जो इधर मंत्री लोग बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना चाहती हूँ, ये कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हमने ईमानदारी से ये डिसीजन लिया है और वो कहते कि हमारी पार्टी में कोई करप्शन नहीं है। लेकिन मैं माननीय उपसभापति जी सरकार को ये बताना चाहती हूँ, मैं कोई ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल माननीय सदन के सामने नहीं रख रही हूँ, ताजी एग्जाम्पल मैं माननीय सदन के सामने रख रही हूँ। और ताज़ा उदाहरण ये है कि कर्नाटक के बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता एवं देश के नंबर 1 के खनन माफिया की लड़की की शादी में इनके द्वारा, जो खनन माफिया इनके द्वारा 500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये 500 करोड़ जो रुपए हैं पानी की तरह बहाने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है क्योंकि वो बीजेपी का वरिष्ठ नेता है और बहुत ही बड़ा वो खनन माफिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर ये कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम खनन माफिया के खिलाफ हैं। पूर्वांचल में जाकर कहते हैं, बुंदेलखंड में जाकर कहते हैं हम खनन माफिया के खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक का जो देश का नंबर 1 का खनन माफिया है, यदि उसी के ऊपर अंकुश लगा दें और सख्त कार्रवाई कर लें और काला धन उससे निकाल लें तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो गरीब लोग हैं, तो आप लोग, मैं ये पूरा सदन जानता है कि जब लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि विदेशों में जो काला धन
जमा है तो उसको हम 100 दिनों के अंदर वापस ले आएंगे। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जो प्रत्येक गरीब परिवार है उसके हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए हम सरकार की ओर से फ्री देंगे उस काले धन को। वो काला धन तो वापस नहीं आया, इस सरकार को बने हुए लगभग 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, वो काला धन तो वापस नहीं आया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को यही कहना चाहती हूँ, यदि उस कर्नाटक के देश के नंबर 1 के खनन जो माफिया है उसकी ईमानदारी से जांच करा लें, उसका काला धन ले लें, तो उत्तर प्रदेश में आप मारे घूम रहे हैं कि जनता तो आपके साथ आ जाए, लेकिन जनता नहीं आ रही है। भाड़े के लोग, टिकटार्थी लोग इकट्ठे करने पड़े हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर थोड़ी सी दया हो जाएगी, आपकी पार्टी के ऊपर, यदि कर्नाटक के उस खनन माफिया को आप शिकंजा कस लें उसके काले धन पर, और उसका पैसा पूरा इकट्ठा करके यदि उत्तर प्रदेश के हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए उस खनन माफिया वाला पैसा दे दें तो शायद थोड़ी आपके ऊपर कृपा हो जाएगी है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप ऐसा करने वाले। आपको मालूम है कि आप पावर में तो नहीं आने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इनको ये मालूम है कि इन्होंने जो 2.5 साल के अंदर जो लोकसभा चुनावी अपने वायदे किए थे लोकसभा आम चुनाव के दौरान, वो तो इन्होंने पूरा नहीं किया 2.5 साल के अंदर। तो इनको ये मालूम है कि जनता हिसाब मांगेगी, जनता हिसाब मांगेगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा आम चुनाव में। इन्हें ये मालूम है कि वो कर्नाटक का पैसा भी कहीं हाथ से ना चला जाए। सरकार वो तो लोग तो इनको वोट देने वाले नहीं है, लेकिन उस नंबर 1 का जो खनन माफिया है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। और अपने आप को कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं, अपने आप को कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं। और जब ये फैसला लिया माननीय उपसभापति जी, तो इन्होंने ये कहा कि विरोधी पार्टियां इसलिए चिल्ला रही हैं, ये लोग कह नहीं रहे हैं, विरोधी पार्टियां इसलिए चिल्ला रही हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने काला धन इकट्ठा किया है, वो ऐसा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ, और खासतौर से बीजेपी के लोगों को, कि ये जो काला धन इकट्ठा करने वाली बात है, बाकी विरोधी दल अपना बात की अपने बारे में खुद बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी के बारे में सबको ये मालूम है कि बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में मूवमेंट पहले है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जो अपनी मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस मूवमेंट को जो अभी तक इधर यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारी पार्टी ने इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनके खून पसीने की कमाई से मेंबरशिप के जरिए, उनके डोनेशन के जरिए हमने धन इकट्ठा करके अपनी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह विदेशों से चंदा नहीं लिया है। हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से पैसा लेकर या फर्जी मेंबरशिप बनाकर तो हम लोग अपनी पार्टी नहीं चलाते हैं। हमारी पार्टी ईमानदारी निष्ठा से तो अपनी पार्टी को चला रही है। इसलिए आप लोग अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए आपने ये जो 10 महीने का कहा कि हमने तैयारी की है, ये बिल्कुल गलत है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी। 10 महीने में केवल आपने अपना पैसा ठिकाने लगाया है। 500 और 1000 का जो है, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका पैसा ठिकाने लगाया, गरीब लोगों की तरफ, मध्यम वर्ग के लोगों की तरफ, और जो मेहनत कश लोग हैं उनकी तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए अब आप लोग विरोधी पार्टियों के ऊपर और खास तौर से बीएसपी के ऊपर आप लोग ये आरोप लगाएं कि ये लोग दाल में कुछ काला है इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। तो और इसलिए तो 10 महीने का समय बहुत होता है अपनी कमी को छिपाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी थी, ये आपकी केवल हवाई बात है। इसलिए इनका ये फैसला देश व जनहित में ना होकर पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ वाला ही है। और यदि इनकी वास्तव में 10 महीने के इस मामले में पूरी तैयारी होती तो फिर पूरे देश में ऐसे आर्थिक इमरजेंसी व भारत बंद वाले हालात पैदा नहीं होते, ना कि आतंकवाद का इनको अपनी सहारा लेना पड़ता अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ना इन लोगों को विरोधी पार्टियों पर हमला बोलना पड़ता,
कि ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, इसलिए ये हमारे इस सही फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। और साथ ही ना ही माननीय प्रधानमंत्री जो को किस्म किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग यानी कि भावनात्मक ड्रामेबाजी करनी पड़ती, और ना ही इनको अपनी बूढ़ी माँ को भी तो बैंक में पैसा बदलवाने के लिए आसमान के नीचे उनको लाइन में खड़ा करना पड़ता है। ये जो किस्म किस्म की ड्रामेबाजी इनको नहीं करनी पड़ती, और ना ही इनको अब 50 दिन का अपनी कमियों को दूर करने के लिए जनता से समय मांगना पड़ता। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से, ये एक तरफ तो कहते हैं हमारी 10 महीने से पूरी तैयारी चल रही थी, तो फिर ये 50 दिन का समय और क्यों मांग रहे हैं अपनी तैयारी, अपनी कमियों को दूर करने के लिए? तो जरूर कुछ दाल में काला है, दाल में नहीं पूरी दाल ही काली लग रही है ये। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक ये भी सवाल पैदा होता है कि इनको ये फैसला, ये जो इन्होंने बड़े नोटों पर पाबंदी लगाने का ये फैसला लिया है, तो इनको यकायक जब केंद्र में इनकी सरकार को बने हुए पूरे 2.5 साल हो गए हैं, तो 2.5 साल के बाद यकायक क्यों याद आ गया है? और जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और अन्य और 2 राज्य है, तो 5 राज्यों में जब विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए मुश्किल से इलेक्शन अनाउंस होने के लिए 1-1.5 महीने का समय बचा है, तो अब इनको याद आ गया बड़े नोटों पर पाबंदी लगाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इन्होंने 2.5 साल के अंदर यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के लिए जो वायदे किए थे, किस्म किस्म के वायदे किए थे, गरीबों को, मेहनत कश लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को, और खास तौर से छोटा और मध्यम वर्ग जो बिजनेसमैन है उसको जो किस्म किस्म के वायदे किए थे, वो अब जो वायदे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन वायदों का 2.5 वर्षों के अंदर 1/4 हिस्सा भी इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। 1/4 हिस्सा भी अभी तक पूरा नहीं किया है। तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और सही बात तो ये है कि इन्होंने अपनी इन कमियों पर से पर्दा डालने के लिए तो जल्दबाजी में ये सब इन्होंने फैसला लिया है, और ये सब ना, और ये गलत फैसला लेकर, बिना तैयारी के फैसला लेकर देश की जो गरीब मेहनत कश जो आम जनता है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनको इन्होंने बड़े पैमाने पर पीड़ित किया, उनको बड़े पैमाने पर दुख पहुंचाया है, केवल अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए। सही बात तो ये है। लेकिन इन्होंने अपने इस राजनीतिक स्वार्थ में जो ये जल्दबाजी में बिना तैयारी के कच्चा फैसला लिया है, अपरिपक्व फैसला लिया है, जिससे देश की आम जनता त्राही त्राही कर रही है, वह अति पीड़ा में है, अति दुखदायी है। तो इनको 5 राज्यों में मैं आज बताना चाह रही हूँ, आप लोग सुन लो और सुन के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बता देना। और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अब ये कह रहे हैं कि जरूर आपका तो जरूर सुन रहे होंगे वो, चाहे किसी का सुने या ना सुने। तो मैंने कहा नहीं भी सुन रहे हो तो हो सकता है कि वो नींद की गोली खाकर ना सो गए हों। आज का जो डिबेट चल रहा है, अभी तो वो यही उल्टा ही बोल रहे थे गाजीपुर में जाकर, वो खुद ही ना कहीं नींद की गोली खाकर सो गए हों। यदि सो भी गए हो तो आप लोग बता देने का है। तो इन्होंने ये जो कच्चा और बिना तैयारी का जो फैसला लिया है, तो मैं समझती हूँ कि अभी हाल ही में कुछ समय के बाद जिन 5 राज्यों में असेंबली का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, उन राज्यों में तो इनको वहाँ की जनता जरूर सजा देगी। और इसकी सजा यही नहीं, 5 राज्यों में सन 2019 में लोकसभा का आम चुनाव होगा, तो उसमें भी इसकी तकड़ी सजा आप लोगों को जरूर मिलेगी। और मान्यवर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अब बैंक से पैसा निकालने के लिए शाही लगाने का भी प्रावधान किया है कि भाई वो कहीं दोबारा ना आ जाए। मैं समझती हूँ जो शाही लगा रहे उसकी वोटिंग अभी हो जाए, जो सन 2019 में इलेक्शन होने वाले उसकी वोटिंग अभी हो जाए, मालूम हो जाएगा कि जनता आपके इस फैसले के साथ में है या नहीं। तो मान्यवर, जो भी मैंने अपनी बातें रखी हैं और मेरे से पूर्व में विपक्ष के जिन माननीय नेताओं ने भी अपनी बातें रखी हैं, सरकार की ओर से भी बातें रखी गई हैं, वो तो उनकी मजबूरी है।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के खिलाफ जाएंगे तो अगले दिन ही उनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। उनकी मजबूरी है, उनके लिपापोती उनको करनी है। मान्यवर, जो भी मैंने अपनी बातें रखी हैं और मेरे से पूर्व विपक्ष के जिन माननीय नेताओं ने भी अपनी बातें रखी हैं, वे बातें देश व जनहित में काफ़ी गंभीर व अति संवेदनशील हैं। इसलिए सरकार के लिए इस फैसले की इन सब बातों अपने इस फैसले की इन सब बातों को आगे रखकर जो सरकार ने फैसला लिया है, तो अपने ये जो आज बातें विपक्ष ने रखी हैं, उन सभी बातों को आगे रखकर देश व जनहित में इनके फैसलों की जांच होनी चाहिए। हमारे शिवसेना के लोग इधर बैठे हैं, मेरे ख्याल वो भी इस मामले में सरकार के साथ नहीं है। मैं उनका थैंक्स अदा करती हूँ कि वो भी, उनको लग गया कि हम कहाँ गलत जगह बैठ गए। और पंजाब वालों को भी सोचना चाहिए। हमारी बहन बैठी हुई है, तो मेरे ख्याल हमारी बहन भी जरूर सोचेगी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि ये जो जांच है तो ये जेपीसी से हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जांच समयबद्ध होनी चाहिए। ये केवल ऐसे नहीं कि जेपीसी सरकार वाले सोच रहे होंगे हम मान लेंगे, समयबद्ध होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं ये चाहूंगी, क्योंकि आज जो विपक्ष के माननीय नेताओं ने जो अपनी बात रखी है, बहुत उन्होंने डिटेल में अपनी बात रखी है और उन्होंने अपने कुछ सुझाव भी सरकार को दिए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जब ये इस सदन में चर्चा खत्म हो जाए, 1 दिन और चले, 2 दिन और चले, तो मैं चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये चर्चा का जवाब दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए रजा लेती हूँ, आपसे रजा लेती हूँ। धन्यवाद। अगर पटेल तो 2 महीने पहले आया है ना, आप पटेल हैं तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये 2 महीने पहले आया है। इनका पटेल जाग गया, देखो ये देख रहे हैं पटेल का नाम लिखा हुआ है नोट पर।